एसी सर्किट्स इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए हम अपनी सीरीज ऑफ लेक्चर के साथ आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और प्रीवियस लेक्चर तक हमने आरएलसी सर्किट पर कुछ डिस्कशन किया था। इनफैक्ट जो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था दैट वाज ऑल अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ पावर इन एन एसी सर्किट, और थोड़ा बहुत एक आइडिया हमने चोक कॉइल के बारे में भी सीखा और समझने की कोशिश की। आज का जो अपना लेक्चर रहेगा इसमें हम एक स्पेशल सर्किट के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, चाहे आप थियरी एग्जामिनेशन कंसिडर करें या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इसके लिए काफी यूजफुल रहेगा। और ये स्पेशल सर्किट कहलाता है रेजोनेंस सर्किट। अब यहां पर ये जो वर्ड रेजोनेंस आ रहा है, ये हम लोग वेव्स इस चैप्टर से थोड़ा सा रिजेंबल करता हुआ इसको पाते हैं। आपको याद होगा कि रेजोनेंस इस वर्ड को हमने उस वक्त इस्तेमाल किया था जब फोर्स फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेटिंग फ्रिक्वेंसी जो है ये इक्वल हो जाती है, सेम हो जाती है, एंड इन रिजल्ट वी आर गोइंग टू गेट सर्टेन लार्ज एम्पलीट्यूड्स इन वेव मोशन। तो यहाँ कुछ कुछ ऐसा ही एक मीनिंग हमको ड्रॉ करना है कि हमारा जो सोर्स है, सप्लाई सोर्स, एसी सोर्स, इसकी अपनी एक ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेंसी है। आपको याद होगा कि जब हमने इसमें ईएमएफ लिखा किसी एसी सोर्स के लिए, तो उस ईएमएफ को हम कुछ यूं लिखते हैं, ई जीरो साइन ओमेगा टी इन इट्स वेरी बेसिक फॉर्म। और जब हम इसका करंट लिखते हैं तो करंट हम कुछ ऐसे लिखते हैं, आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस कुछ फेज की पॉसिबिलिटी अगर है, फेज डिफरेंस की, तो वो आ जाएगा। तो यहां पर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है, यानी कि करंट और ईएमएफ जो है ये ऑसिलेट करते हैं, लगातार वेरी करते हैं मैक्सिमम मिनिमम के बीच में। अब इस तरीके का सोर्स जब हम किसी कंपोनेंट के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं, जैसे कि कैपेसिटर हो गया या इंडक्टर हो गया या इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया या इनका सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, तो ये वाइब्रेशंस या कह लीजिए कि ये ऑसिलेशंस जो हैं ये इन कंपोनेंट्स में भी होंगे। तो अब सप्लाई जो है, पावर सोर्स जो है, ये हमारा फोर्स की तरह काम करेगा, और कंपोनेंट्स में करंट और ईएमएफ के जो ऑसिलेशंस होंगे, उसके अंदर जो वेरिएशंस होंगे, ऐसे समझिए कि वो एक वाइब्रेटिंग सिस्टम की तरह काम करेगा। तो फोर्स्ड वाइब्रेशन और द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि उन कंपोनेंट्स के अंदर जिस तरीके से ईएमएफ और करंट्स डेवलप हो सकते हैं, उन चीजों की फ्रीक्वेंसी और सोर्स की फ्रीक्वेंसी जब मैच करती है, तो वहां पर हम एक कंडीशन ऑफ रेजोनेंस को ऑब्टेन कर सकते हैं। ये एक मैं मोटा मोटा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं इसका, सुपरफिशियल जिसे कहेंगे, थोड़ा सा रिलेट करके आपको समझाते हुए कि रेजोनेंस वर्ड क्यों इस्तेमाल किया गया। अब ये सर्किट्स बहुत स्पेशल हैं, बहुत काम के हैं। ऐसे समझिए कि हमारे टीवी के जो सेट टॉप बॉक्स होते हैं, रेडियो के रिसीवर्स होते हैं, रिमोट कंट्रोल की जो फंक्शनिंग होती है, या इवन टू सम एक्सटेंड इंटरनेट इंटरनेट के लिए जहां पर हमको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करना होता है या किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करना और रिजेक्ट करना होता है, तो वहां पर हम ऐसा सर्किट डिजाइन करते हैं। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस दीज थिंग्स इन डिटेल। अब आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले जिस रेजोनेंस सर्किट के बारे में हम बात करेंगे वो है सीरीज रेजोनेंस सर्किट। ओके, मेनी अ टाइम हम इस सीरीज रेजोनेंस सर्किट को एक्सेप्टर सर्किट भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं एक्सेप्टर सर्किट, इसका क्या रीजन है, ये कैसे फंक्शन करता है, कौन सी फ्रीक्वेंसीज के लिए एडिक्वेट रहेगा, और ये सब कुछ अभी अगले हिस्से में हम डिस्कस करेंगे। अब इस सीरीज रेजोनेंस सर्किट में बेसिकली क्या क्या लगता है, तो आंसर सिंपल है बच्चों, इसमें हम एक एलसीआर सर्किट का कॉम्बिनेशन लगाते हैं, लाइक दिस। सो हम एक इंडक्टर ले लेते हैं, एक कैपेसिटर ले लेते हैं और एक रजिस्टर ले लेते हैं, और हम इसको एक एसी सप्लाई के अक्रॉस, पावर सोर्स के अक्रॉस सीरीज में ज्वाइन कर देते हैं। अब जरा सोचें कि रेजिस्टेंस की अपनी रेजिस्टेंस वैल्यू होगी और उसके अक्रॉस एक ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, ईआर। कैपेसिटेंस की अपनी खुद की वैल्यू होगी, उसके अक्रॉस एक ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, ईसी। और इंडक्टर के अक्रॉस एक ईएमएफ डेवलप हो जाएगा जिसे हम कह सकते हैं ईएल। लेकिन कमाल की बात ये होगी कि इन तीनों के अंदर जो कॉमन करंट जाएगा, कॉमन करंट, वो एक ही होगा। ओके,
बिकॉज दीज कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड वी नो वेरी वेल कि जब हम किसी सर्किट को सीरीज में डिजाइन करते हैं तो करंट सेम रहता है। ओके तो तीनों के लिए करंट सेम रहेगा, जबकि इनके वोल्टेज शेयरिंग जो है वो अलग अलग होंगे। ईएमएफ की जो शेयरिंग हो सकती है वो अलग अलग होगी डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ आर, सी एंड एल। अलॉन्ग विद दिस हमको ये भी याद रखना है कि यहाँ पे इंडक्टर अपना एक इंडक्टिव रिएक्टेंस डेवलप करेगा और इसी तरीके से कैपेसिटर अपना एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस डेवलप करेगा। ऑफ कोर्स जब हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं 1/ओमेगा c, और इंडक्टिव रिएक्टेंस जब हम लिखना चाहेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं L ओमेगा। यस और नो? यस। ओके चलिए इसको ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं ये एंड। तो डिपेंडिंग ऑन के हर एक सर्किट अपने हिसाब से, हर एक कंपोनेंट अपने हिसाब से काम करेगा, हम ये कह सकते हैं कि हम यहाँ पे इसका एक नेट ईएमएफ डेवलप कर लेंगे। और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से आप सारी बातें जानते हैं, हमने पिछले सभी लेक्चर्स में इन्हीं टॉपिक्स पर डिस्कशन किया है। आपको याद होगा कि ये ईएमएफ कुछ यूं लिखा जा सकता है, ई आर का स्क्वायर प्लस EL माइनस EC दी होल स्क्वायर। करेक्ट है बच्चों? अब EL माइनस EC होगा या EC माइनस EL होगा, ये डिपेंड करेगा कि XL ज्यादा है या XC ज्यादा है। अकॉर्डिंगली ये चीजें आइडेंटिफाई की जा सकती हैं। अब इसको अगर हम थोड़ा सा और बेटर तरीके से, थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिखें तो इसी ईएमएफ को बच्चों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि हमने इसमें से I कॉमन ले लिया। आप जानते होंगे ये सब कुछ कैसे होता है ना, आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर। इनफैक्ट इसी रिलेशन को हम फाइनलाइज करते हैं, E इज इक्वल टू I इंटू जेड। कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस Z इज? इम्पीडेंस। वेरी गुड। तो यहाँ पर ये जो Z है ये इंपिडेंस है, जिसका मैथमेटिकल इक्वेशन हम लिख रहे हैं अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC। अब यहां आकर के एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज अगर हम ये कहें, ठीक है, कंडीशंस को बड़े अच्छे से समझना, कि हम सर्किट में ऐसा डिजाइन कर रहे हैं, ऐसे अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, ऐसी फ्रीक्वेंसीज को चॉइस कर रहे हैं, ऐसी वैल्यूज को चॉइस कर रहे हैं कि एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाता है। ये रेजोनेंस की कंडीशन में बता रहा हूं। एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाता है, मतलब अब आप ये तो जानते हैं कि एक्सएल ये फैक्टर एल ओमेगा पे डिपेंड करेगा और एक्सी ये फैक्टर ओमेगा सी पे डिपेंड करेगा। तो हम इंटेंशनली ऐसी वैल्यूज को चॉइस करेंगे, सी की, एल की, ओमेगा की, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस की, कि the magnitude value of XL and the magnitude value of XC becomes equal। ठीक है? अब बच्चों जैसे ही ऐसा होगा, XL is equal to XC, this is going to be very unique। इस Z की इक्वेशन में से XL माइनस XC ये फैक्टर 0 हो जाएगा। ठीक है? जैसे ही XL माइनस XC फैक्टर 0 हो जाता है तो Z will become equal to R। Z will become equal to R। यानी कि हम कहेंगे कि सर्किट का इंपिडेंस अपनी मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा, मिनिमम, कम से कम वैल्यू अटेन करेगा। अब आप कैसे कह सकते हैं कि ये मिनिमम है? तो बेटा आर के स्क्वायर के अंदर ये फैक्टर ऐड हो रहा था ना, एडिशनली था ना ये। जो ब्रैकेट है इसको हमने 0 कर दिया। दिस ब्रैकेट विल बिकम 0 इफ आई मैनेज टू गेट द वैल्यूज ऑफ एक्सएल बिकम इक्वल टू एक्सी। ठीक है? तो जो ऐड हो रहा था अब नहीं ऐड होगा, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जेड का वैल्यू कम हो जाएगा और कम से कम इतना ही बचेगा, आर। ठीक है? अब जरा मुझे एक बात बताइए कि सर्किट का रेजिस्टेंस सबसे कम होने का क्या मतलब है? कोई भी सर्किट है उसका रेजिस्टेंस एकदम कम हो गया, उसका इंपीडेंस, उसके अंदर अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट बहुत कम हो गया, तो इसका क्या मतलब है? करंट ज्यादा फ्लो होगा। वेरी गुड, शाबाश। उस सर्किट में करंट ज्यादा हो जाएगा क्योंकि अभी करंट को रोकने वाला फैक्टर कम हो गया। नाउ दिस इज द की पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हमारे अरेंजमेंट करने की वजह से, इस तरीके से चीजों को अरेंज करने की वजह से सर्किट का करंट जो है वो एकदम ज्यादा हो गया। वी गेट द करंट टू द मैक्सिमम। अब सवाल ये पैदा हो गया कि कौन सी फ्रीक्वेंसी के लिए करंट ज्यादा हुआ है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप बोलेंगे सर फ्रीक्वेंसी कहां से आई? फ्रीक्वेंसी यहां पे आती है, क्यों?
क्योंकि एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी यूं ही नहीं होगा। इसको अरेंज करने के लिए हमको एक फ्रीक्वेंसी की कंडीशन मैच करानी पड़ेगी, ठीक है। और जिस फ्रीक्वेंसी पर ये मैक्सिमम होगा करंट का वैल्यू या सर्किट का इंपीडेंस मिनिमम होगा, उस फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अब मैं इसका डिटेलिंग करने जा रहा हूं, थोड़ा सा जिसको बोलेंगे इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। वी हैव द कंडीशन एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। एक्सएल का वैल्यू है एल ओमेगा, जबकि एक्सी का वैल्यू है 1/ओमेगा सी। ओमेगा एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/एल सी। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ओमेगा इज इक्वल टू 1/अंडर रूट में एल सी। बट ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 1/अंडर रूट में एल सी। अब ये फ्रिक्वेंसी कोई सादी सीधी फ्रिक्वेंसी नहीं है, इस फ्रिक्वेंसी को हमने एक नाम दिया रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। तो फाइनली हम रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी की इक्वेशन लिख पाते हैं 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। ठीक हो रही बात? यस। यस। अब ये बहुत ज्यादा काम का है, कैसे? तो किसी खास फ्रिक्वेंसी के लिए सर्किट का इंपीडेंस मिनिमम हो रहा है, किसी खास फ्रीक्वेंसी के लिए, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी जब मैं अरेंज कराऊंगा तभी मैं ये ऑब्टेन कर सकता हूं कि एक्सएल बिकम इक्वल टू एक्सी। तो सर्किट का जो इंपीडेंस है, सर्किट में करंट की रोकने वाला जो चीज है वो मिनिमम हो गया, और सर्किट का करंट क्या हुआ? मैक्सिमम। मैक्सिमम हो गया। तो मानो बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज में से हम किसी एक फ्रीक्वेंसी के करंट को बढ़ा रहे हैं और बाकी सबको दबा रहे हैं, बाकी सबको कम कर रहे हैं, बाकी सबके लिए इंपीडेंस वैल्यू ज्यादा रख रहे हैं। तो अगर आपके पास 50 फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है तो उसमें से सिर्फ एक को आपने एक्सेप्ट किया, क्योंकि उसके करंट को आपने बढ़ा दिया और बाकी सारों की करंट्स को आपने कम किया है। ठीक है, तभी तो हम इसे कहेंगे एक्सेप्टर सर्किट। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं, चलिए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। लेट्स से कि हमारे पास एक टीवी का सेट है, तो ये टीवी की स्क्रीन हो गई मान लो। अब अक्सर हम देखते हैं कि टीवी के साथ एक सेट टॉप बॉक्स टाइप कोई एक छोटा सा अरेंजमेंट होता है। इससे फिर वायर्स कनेक्टेड होंगी जो जाके टीवी के साथ जुड़ जाएंगी। अब जिन जिन चैनल्स को हमने सब्सक्राइब किया है, मान लो एक 100 चैनल्स हमने सब्सक्राइब कर रखे हैं, वो सारे 100 चैनल की जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो हमारे सेट टॉप बॉक्स पर रिसीव हो रही हैं। तो सारी की सारी 100 चैनल की फ्रिक्वेंसीज हमारे सेट टॉप बॉक्स पर रिसीव हो रही हैं, ऑल आर अवेलेबल एट वंस, एक साथ सारे की सारे अवेलेबल है। ठीक हो रही है बात? अब ये सारी की सारी 100 की 100 फ्रिक्वेंसीज इस टीवी पर दिखना चाह रही हैं, लेकिन अगर मैं सारे 100 की 100 फ्रिक्वेंसीज एक साथ रिसीव कर लूंगा तो मैं टीवी पे कुछ भी नहीं देख पाऊंगा स्क्रीन पे। समझ आ रही है बात? चैनल मतलब एक फ्रिक्वेंसी होता है, हर एक चैनल की ना एक फ्रिक्वेंसी होती है। गेटिंग इट राइट? सर नो, जैसे हम ये सोनी टीवी देखते हैं, स्टार टीवी देखते हैं, जी टीवी देखते हैं, जो भी न्यूज के चैनल्स लगे हैं, ईएसपीएन स्पोर्ट्स के चैनल लगे हुए हैं, स्टार स्पोर्ट्स लगा, जो भी चैनल्स लगे हुए हैं, हर चैनल एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को बिलोंग करता है। तो ये सारे के सारे हमारे सेट टॉप बॉक्स पर तो अवेलेबल हो गए। अब हमारी एक चॉइस है ना कि मुझे स्क्रीन पर किसको लाना है और होल्ड पर किसको रखना है। ठीक है, जरा क्विकली रिस्पॉन्स करें तो मैं आगे बढ़ूं इसमें। यस। सो मैं रिपीट करता हूं इस बात को कि वी फाइंड के सारी फ्रीक्वेंसी, सारे के सारे चैनल जो हैं हमारे पास अवेलेबल हैं, उसमें से किसी एक को हमको स्क्रीन पर देखने के लिए अवेलेबल कराना है और बाकी सबको होल्ड पे रखना है, रुका के रखना है। बिकॉज अगर मैं सबको स्क्रीन पे ले आऊंगा तो मैं क्या देखूंगा? कुछ भी नहीं देख पाऊंगा, सब मिक्स हो जाएंगे। अब इस सेट टॉप बॉक्स में कुछ इस तरीके का सर्किट अरेंजमेंट बना हुआ होता है, और अच्छे तरीके से, ये तो बहुत बेसिक उसका मॉडल है। इस तरीके का कुछ सर्किट बना हुआ होता है, एलसीआर सर्किट। उस सर्किट में हम क्या करेंगे, एल और सी की वैल्यूज को एडजस्ट करेंगे, रिमोट कंट्रोल दबा के या ट्यूनर दबा के, ट्यूनर को घुमा के, जो भी है, जो भी आपका तरीका होगा, चाहे आप रिमोट दबाएं या फिर वो जो ट्यून करने वाला बटन होता है उसको घुमाएं आप।
अब एल और सी की वैल्यू को एडजस्ट करके हम जिस फ्रीक्वेंसी के चैनल को देखना चाहते हैं उस फ्रीक्वेंसी के लिए ये कंडीशन मैच कराएंगे। ठीक है, बिकॉज एल और सी की वैल्यू को मैं एडजस्ट कर कर फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूं ना, सिंपल बात है ना। 50 हर्ट्ज फॉर एग्जांपल, 100 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज, जो भी वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं, वो एल और सी को अगर मैं चेंज करूंगा तो कौन बदलेगा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बदलेगी। तो मैं वो ट्यूनर का बटन घुमा रहा हूं या रिमोट कंट्रोल से बटन दबा रहा हूं, व्हाटएवर द मेथड यू वांट टू यूज। ऐसा करके बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक फ्रीक्वेंसी को अरेंज कर रहे हैं। अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हम किसी एक पर्टिकुलर चैनल की फ्रीक्वेंसी को मैच करा देते हैं, अलाउ करते हैं। तो जिस चैनल की फ्रीक्वेंसी को हमने इस एल और सी की वैल्यू को मैच कराया, उसके लिए अचानक से एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा? एक्सी। एक्सी हो जाएगा। और उसी फ्रीक्वेंसी के करंट के लिए अचानक से इंपीडेंस कैसा हो जाएगा? मिनिमम। जरा जोर से बोले, सुनाई देना चाहिए मुझे वॉइस। मिनिमम। मिनिमम हो जाएगा। और उसी फ्रीक्वेंसी का करंट अचानक से क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब अवेलेबल हमारे पास सारे थे और उसमें से खाली हमने एक फ्रीक्वेंसी के करंट को ज्यादा करके उसको अंदर लिया, तो वो फ्रीक्वेंसी का करंट हमें स्क्रीन पर दिखाई देगा रनिंग हालत में। और बाकी की सारी फ्रीक्वेंसीज अभी भी अवेलेबल है, बट वी आर नॉट अलाउइंग देम, क्योंकि उनके लिए हमने एल और सी की फ्रीक्वेंसीज को, एल और सी की वैल्यूज को एडजस्ट नहीं किया है, उनकी फ्रीक्वेंसी को हम मैच नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए इंपीडेंस मिनिमम नहीं हुआ है और उनके लिए करंट मैक्सिमम नहीं हुआ है, तो वो होल्ड पर है। रादर ऐसे मानो कि उन सबको हमने दबा के रखा है, किसी एक को हम एक्सेप्ट करके अंदर सिलेक्ट कर रहे हैं, उसका रास्ता साफ कर रहे हैं, उसके लिए इजी ट्रैक अवेलेबल करा रहे हैं, उसके लिए रेजिस्टेंस को कम कर रहे हैं, इंपीडेंस को कम कर रहे हैं कि भाई तू आजा, बाकी सब रुक जाओ। कमाल की बात है ना, ऐसा नो? यस। अब सिमिलर जो है वो रेडियो ट्यूनिंग में भी होता है, रेडियो की ट्यून करते वक्त। अब एफएम सुनते हैं हम लोग 98.3, 95.2, 92.2, पता नहीं कौन कौन से नंबर्स हैं, वो सारी तो फ्रीक्वेंसी ही है। अब वो सारे के सारे हमारे मोबाइल फोन पर या रेडियो के ट्यूनर पर आ रहे हैं, क्या सब एक साथ बजना चालू हो जाते हैं क्या? नहीं। हम बटन्स का यूज करते हैं, चाहे मोबाइल का बटन हो या रेडियो का ट्यूनर बटन हो, उसको यूज करते हैं। उसको यूज करके क्या करते हैं, हम एक फ्रीक्वेंसी को सेट कर रहे होते हैं, हमको नंबर दिखता है कि भाई ये मैच कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली जिस फ्रीक्वेंसी को हम सेट कर रहे हैं उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बना रहे हैं उसको, और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? एक्सएल इक्वल एक्सी। हाँ, एल और सी की वैल्यूज को यूं मैनेज कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सएल बराबर एक्सी हो जाए, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए इंपीडेंस मिनिमम हो जाए, और उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का करंट मैक्सिमम हो जाए। उसका करंट ज्यादा हो गया तो वही नजर आएगा, बाकी सब दबे हुए रहेंगे। बात समझ आई? तो ये जो सर्किट है ना, ये कहलाता है एक्सेप्टर सर्किट। ठीक हो रही है बात? तो जहां कहीं भी हमको आउट ऑफ मेनी किसी एक को सिलेक्ट करना होता है, वहां पर हम सीरीज रेजोनेंस लगाते हैं। आउट ऑफ मेनी किसी एक को सिलेक्ट करना है तो हम सीरीज रेजोनेंस अरेंजमेंट लगाएंगे वहां। ठीक है, ये सुनो। यस। अब अक्सर एग्जामिनेशन में ना इसका एक ग्राफ पूछा जाता है, एक प्लॉट पूछा जाता है, काफी आसान है प्लॉट वैसे देखा जाए तो। एक तरफ तो फ्रीक्वेंसी लेनी है और दूसरी तरफ करंट लेना है, और ये प्लॉट कुछ यूं आता है। तो किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए, जिसे अब हम कह सकते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, करंट का वैल्यू कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम। इंपीडेंस कैसा हो जाएगा? मिनिमम। इस फ्रीक्वेंसी से थोड़ा आगे जाए, करंट ड्रॉप होगा, और इस फ्रीक्वेंसी से थोड़ा पीछे भी जाए तो भी करंट ड्रॉप होगा। करंट ड्रॉप होने का सीधा मतलब यह है कि बाकी दूसरी फ्रीक्वेंसीज के लिए इंपीडेंस ज्यादा है, करंट अंदर नहीं आ पा रहा है, उसको रोका जा रहा है, उस पर अपोजिशन बैठ रहा है, उसको अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। और जिस फ्रीक्वेंसी के लिए ये मैच हो गया बराबर एल और सी की वैल्यूज को एडजस्ट करने के साथ, उसके लिए एकदम रास्ता साफ हो गया, उसके लिए करंट एकदम मैक्सिमम हो गया। ठीक हो रही है बात?
Yes. So it's very useful in TV sets, in radios, transmission systems. बहुत काम का है, बहुत बहुत काम का है। खास करके ट्रांसमिशन सिस्टम्स के लिए तो बहुत ज्यादा काम का है, क्योंकि ट्रांसमिशन सिस्टम्स में हमें यही तो करना होता है कि भाई सिलेक्शन कर पाए हम ठीक से, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रीक्वेंसीज तो बहुत ज्यादा होगी, उसमें से हम खास नंबर्स को सिलेक्ट कर पाए, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को अलाउ करें, एंड सो ऑन। ओके। अब यहां पर मैं कुछ और चीजें आपके सामने रखता हूं, कुछ छोटी मोटी डेफिनेशंस हैं, हो सकता है एग्जामिनेशन में पूछी जाए। एक टर्म होता है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी मतलब वो फ्रीक्वेंसीज जिसके लिए करंट ड्रॉप होता है, कम होता है टू इट्स रूट टू वैल्यू, आई मैक्स बाई रूट टू। तो जिन फ्रीक्वेंसीज के लिए, ये एक फ्रीक्वेंसी के लिए नहीं होगा, दो बार होगा ये, जैसे पहली बार इधर हुआ और दूसरी बार फिर इधर हुआ, तो इन फ्रीक्वेंसीज को हम कहते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। समझ आई बच्चों बात? ऐसा नो। हम्म। एक और चीज होती है, इसको हम बोलते हैं बैंड विड्थ। बैंड विड्थ ये बड़ा कॉमन वर्ड है, बैंड विड्थ अक्सर हम यूज करते हैं। अब ये जो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज हमको मिली है ना, इसकी रेंज को हम बैंडविड्थ बोलते हैं, यानी कि पहली बार हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहां मिली थी और आखिरी बार कहां मिली है, इन दोनों की रेंज को। जैसे मान लीजिए 50 हर्ट्ज पे एक बार मिली और 150 हर्ट्ज पे एक बार मिली, तो डिफरेंस कितना है दोनों का? 100। तो उसे हम कॉल करेंगे बैंडविड्थ। ये हो गया बैंडविड्थ, F2 माइनस F1। बात समझ आई बच्चों? यस। अब बैंडविड्थ जितनी छोटी है उतना अच्छा होगा, क्योंकि बैंडविड्थ अगर छोटी हो गई तो ये शार्प बनेगा। अब जैसे इमेजिन करें, मैं इसी तरीके का एक ग्राफ कंपैरिजन के लिए यहां पे बना रहा हूं, जस्ट देखें आप इसको, क्या फर्क नजर आता है आपको इसका? तो आप देखेंगे कि ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो गई यहां पे, ये हाफ पावर हो गई, ये हाफ पावर हो गई। तो आप देखें यहां से यहां तक और यहां से यहां तक क्या फर्क नजर आया? इसका बैंडविड्थ कैसा है? कम है। कम है, और इसका बैंडविड्थ बहुत ज्यादा है। अब बैंडविड्थ ज्यादा रहना भी एडवाइजेबल है, बैंडविड्थ कम रहना भी एडवाइजेबल है। बैंडविड्थ कम रहा तो एक फायदा ये होता है कि शार्पनेस बढ़ जाता है, पीक एकदम अच्छे से आती है, जो पीक बन रही है वो एकदम शार्प बनती है। तीसरी और आखिरी चीज यहाँ पे हम एक फैक्टर डिफाइन करते हैं, हम इसे कहते हैं क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर कह सकते हो कुछ हद तक। क्यू फैक्टर इट्स अ रेशियो, एंड दिस रेशियो इज टेकन बिटवीन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ। वी टेक दिस रेशियो एज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ। नाउ मैथमेटिकली हम इसको अलग अलग फॉर्मेट्स में लिख सकते हैं, एक्सएल बाई आर, एक्ससी बाई आर, एंड सो ऑन। सो बेसिक जो फॉर्मेट है इसका वो है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट बैंडविड्थ। तो ये कुछ डिस्क्रिप्शंस हैं कौन से टाइप के सर्किट के? एलसी। सीरीज रेजोनेंस। इसका एक और नाम क्या है? एक्सेप्टर सर्किट। एक्सेप्टर सर्किट। अब एट द एंड बिल्कुल फाइनली आपने एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज 1/2 पाई अंडर रूट LC। याद रख पाएंगे इस बात को? यस। ठीक है। और क्या होता है इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर? जैसे ये फ्रीक्वेंसी आ गई क्या होता है? तो इन कंडीशंस को दिमाग में बिठाना है, क्या होता है? एक्सएल इक्वल एक्सी। XC। फिर आगे क्या होगा? इम्पीडेंस मिनिमम। इंपीडेंस मिनिमम हो जाएगा। फिर आगे क्या होगा? करंट मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम होगा। क्या ये इंपीडेंस का मैक्सिमम होना सभी फ्रीक्वेंसीज के लिए होगा? नहीं। नहीं, ये खास फ्रीक्वेंसी के लिए होगा। क्या नाम उसका? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस। हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए ऐसा नहीं होगा। हाँ, दूसरी रेजोनेंस अगर आपको अटेंड करनी है तो आपको L और C की वैल्यू को मैनेज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। जिस फ्रीक्वेंसी के लिए हमने ये L और C को सूट किया, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए इंपीडेंस मिनिमम और करंट मैक्सिमम, ये बात याद रखें। ठीक हो रही है बात? यस। अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसका दूसरा साइड देखते हैं, सेकंड टाइप। इसे हम कहते हैं पैरेलल रेजोनेंस, और यहां नाम बिल्कुल उल्टा है, रिजेक्टर सर्किट। एक्सेप्टर नहीं, रिजेक्टर सर्किट। और बड़ा जबरदस्त है, बहुत काम का है। इसमें हम क्या करेंगे, एक इंडक्टर लेंगे और एक कैपेसिटर लेंगे, बस दो, रेजिस्टेंस हम नहीं लेंगे।
We'll take an inductor and we'll take a capacitor and we'll connect them in parallel with the power supply. पैरेलली हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे। अब ऑफ कोर्स इस इंडक्टर के लिए हम कह सकते हैं कि एक एक्सएल वैल्यू होगी और एक कैपेसिटर के लिए यहाँ पे एक्सी वैल्यू होगी। कैपेसिटर की वैल्यू 1/ओमेगा c हो जाएगी, जबकि इंडक्टर की वैल्यू एल ओमेगा होगी। वी नो ऑल दिस, ये बेसिक बेसिक बातें तो याद है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने यहाँ पे ये याद रखनी है, चूंकि इंडक्टर और कैपेसिटर पैरेलली कनेक्टेड हैं, इसलिए इन दोनों में ईएमएफ सेम होगा। ये बेसिक रूल है सर्किट का। सीरीज में था तो करंट सेम था, करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक रूल है, आता है सबको ये बात। तो इसमें ईएमएफ दोनों में सेम आएगा, बट करंट्स अलग अलग हो जाएंगे। इंडक्टर का अपना खुद का करंट होगा जिसे आप लिख सकते हैं IL, और कैपेसिटर का अपना खुद का करंट होगा जिसे आप लिख सकते हैं IC, और सर्किट टोटल एक करंट जो भेजेगी वो होगा I। ठीक है। ऑफ कोर्स हम ये जरूर कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में जो सप्लाई आपने जोड़ा है वही EL है और वही एग्जैक्टली इक्वल टू इन मैग्नीट्यूड EC है। ठीक है। अब मैं आप लोगों से एक छोटी सी चीज समझना चाहता हूं। बताओ ये I कितना होगा? यहां से ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो I कितना होगा? यस एनीवन? यहां से करंट निकला, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक IL आ गया, एक IC आ गया। तो व्हाट शुड बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ I? IL प्लस IC दैट्स अ मेजर अंडर मिस्टेक। रूट में आया, सॉरी। नहीं, दैट्स अ मेजर मिस्टेक। दैट्स अ वेरी वेरी मेजर मिस्टेक। आप यहाँ पे डीसी के रूल बिल्कुल नहीं लगाएंगे। यस, आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे यहाँ पे IL प्लस IC इज इक्वल टू I। नो, नॉट इवन यू विल से अंडर रूट। इतनी भी गड़बड़ नहीं करना। हमको यहाँ पे प्रॉपर फेजर डायग्राम अप्लाई करने आना चाहिए। अब देखो, चूंकि दोनों में ईएमएफ सेम है तो एक कॉमन ई आ गया। लेकिन ये बात हम सीख चुके हैं कि इंडक्टर करंट को लैग कराता है। तो IL नीचे की तरफ दिखाऊंगा मैं, 90 डिग्री लैग कराता है इंडक्टर, भूलना मत। यस इंडक्टर करंट लैगिंग होता है ना बेटा। यस सर। और कैपेसिटर करंट क्या होता है? लीडिंग। लीडिंग होता है। ये पढ़ चुके हैं हम, इसमें हमको बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो कैपेसिटर करंट लीडिंग होगा और जबकि इंडक्टर करंट लैगिंग होगा। और सबके लिए ईएमएफ तो कॉमन है क्योंकि हमने पैरेलल में जोड़ा है। अब हो सकता है पढ़ते वक्त हमने ऐसे बोला होगा कि इंडक्टर में ईएमएफ लीड करता है। बेटा अगर ईएमएफ लीड करेगा तो सीधा मतलब यही हुआ ना कि करंट लैग करेगा। और हमने ये बोला कि कैपेसिटर में ईएमएफ लैग करता है। अगर कैपेसिटर में ईएमएफ लैग करता है तो इसका सीधा मतलब यही हुआ ना कि करंट लीड करेगा। यस। अब दिमाग चला के बोलोगे टोटल करंट कितना होगा? दिमाग चलाओ ये वर्ड बोलना भी नहीं चाहिए मुझे, बट बेसिकली अगर मैं कहूं कि भाई यहाँ पे सोचें कि टोटल करंट कितना है तो क्या बोल सकते हो? IC माइनस IL। यस, टोटल करंट होगा इन दोनों का सब्सट्रैक्शन। इनफैक्ट अगर आपने IC और IL दोनों इक्वल कर दिए तो करंट जीरो भी हो सकता है। पूरा कैंसल आउट हो जाएगा दोनों एक दूसरे को। लेकिन इन जनरल चलो एक इक्वेशन बना के हम बोलते हैं कि भाई टोटल करंट यहाँ पे हमको पॉसिबली मिल सकता है IC माइनस IL, मे बी बेस्ड ऑन द सब्सट्रैक्शन बिटवीन देम। हो सकता है लाइक दिस। ठीक हो रही है बात? या इवन आप ऐसे भी कह सकते हो IL माइनस IC, नो इश्यूज, ये भी कह सकते हो। अब इसमें एक मजेदार बात समझो, ये I हम लिखेंगे कैसे? तो आंसर है बेटा E/Z। I करंट वोल्टेज अपॉन अपोजिंग टर्म। IC कैसे लिखोगे? EC by XC। शाबाश। और IL कैसे लिखोगे? EL by XL। लेकिन हमें तो ये बताया गया कि E इज इक्वल टू EL इज इक्वल टू EC। तो क्यों ना इन सब में E करके E को कॉमन ले लिया जाए। ठीक हो गई बात? यस।
और इस ई को सीन से हटा दिया जाए, तो फाइनली हमको क्या मिला, 1/z इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्सी माइनस 1 अपॉन एक्सएल। अब सोचो, समझो कि आपने कुछ अरेंजमेंट किए और उन अरेंजमेंट्स को करने की वजह से आपने यहां पे भी एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी कर दिया। You made certain arrangements of the circuit. You made a proper values for C and you have made a proper choice for a value of L. आपने ऐसे अरेंजमेंट्स कर दिए कि you managed to get XL is equal to XC। अब ये बात याद रखना, XL is equal to XC करने का मतलब ये है कि आपने तीन चीजों पर कंट्रोल करना है, L ओमेगा और C पर, कैपेसिटेंस वैल्यू, इंडक्टेंस वैल्यू, सेल्फ इंडक्टेंस और फ्रीक्वेंसी ओमेगा। आप सोचो अगर XL is equal to XC कर दिया हमने ये, तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, ऐसा नो? Yes. तो लेट मी जस्ट सॉर्ट इट आउट, 1/z इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब z इज इक्वल टू 1/0, विच मीन्स इंफिनिटी, No. ऐसा नो? तो Yes. जैसे ही हम इस कंडीशन को मैच कराते हैं, सर्किट का इंपीडेंस आसमान छूने लगता है। सर्किट का इंपीडेंस क्या हो जाता है? Infinite. मैक्सिमम, इनफाइनाइट। अब किसी सर्किट में अपोजिशन इनफाइनाइट है, तो उस सर्किट का करंट क्या होगा? 0. जीरो हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि उस सर्किट का करंट कैसा है? Minimum. मिनिमम। ठीक है, अब इसे समझने की कोशिश करिए। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक टीवी का सेट है या कुछ भी काइंड ऑफ टीवी सेट ही मान लेते हैं, चलो ये टीवी सेट है, इस पर ये सेट टॉप बॉक्स है, काइंड ऑफ वायर्स कनेक्टेड हैं, सो ऑन। इस पर 100 चैनल की फ्रीक्वेंसीज पहुंच रही हैं। अब आप चाहते हैं कि इसमें से एक चैनल को ब्लॉक कर दिया जाए, चाहे जो हो, ये चैनल आए ही नहीं हमारे टीवी पे, चाइल्ड लॉक बोलते हैं ना, वैसा कुछ। तो हमको ये चैनल ब्लॉक करना है, ये फ्रीक्वेंसी दिखना ही नहीं चाहिए, ये फ्रीक्वेंसी आनी ही नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू के लिए एल और सी की ऐसी वैल्यूज का एडजस्टमेंट करोगे जिसके लिए एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा? XC. और जैसे ही उस फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सएल इक्वल एक्सी हो गया, वो फ्रीक्वेंसी के लिए इंपीडेंस Maximum. मैक्सिमम यानी कि इनफाइनाइट हुआ। यानी कि उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के करंट को इनफाइनाइट इंपीडेंस मिल रहा है, वो आने की लाख कोशिश कर रहा है, लेकिन सर्किट आगे आने नहीं दे रहा. नहीं देगा। मतलब हम उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, रोकेंगे, अपोज करेंगे। बात समझ आई? Yes. अब मैं एक अजीब बात आपको बताता हूं, देखो, इसमें भी कैलकुलेशन हमको यही करना है ना, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। ये होता है एल ओमेगा और एक्सी होता है 1/ओमेगा सी। इफ यू डू अ कैलकुलेशन देन वी विल बी गेटिंग ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/एलसी, विच मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू 1/अंडर रूट में एलसी, दैट इज 2πf रेजोनेंस वाला is equal to 1/√LC. Therefore, a final claim is resonance frequency is equal to 1/2π√LC. अब आप बोलेंगे सर सब कुछ तो सेम नजर आ रहा है, अभी अभी सीरीज में भी तो यही किया था, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी तो वही बना था, देख लो, वही किया था, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी वैसे ही बना था। लेकिन यहां रिजल्ट क्या है, सीरीज में रिजल्ट क्या है, कि इंपीडेंस Current. मिनिमम हो जाता है, उस फ्रीक्वेंसी का करंट मैक्सिमम हो जाता है। और पैरेलल सर्किट में रिजल्ट क्या है, कि Infinite. इंपीडेंस इनफाइनाइट हो जाता है और उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का करंट मिनिमम या टिपिकली कहें तो जीरो हो जाता है। मतलब जो सर्किट सीरीज में लगाने पर हमको एक्सेप्टिंग कंडीशन बता रहा था कि भाई हम बहुत सारों में से एक को चुन सकते हैं, वही सर्किट कॉम्बिनेशन पैरेलल में लगाने पर हमें यह कह रहा है कि हम बहुत सारों में से एक को रोक सकते हैं, बाकी सबको आने देंगे। ये दो अलग अलग काम है। आपके पास 10 लोग हैं, आप कह रहे हैं कि 10 में से तुम आओ, एक एक आदमी को बुला रहे हैं आप,
ये एक एक्सेप्टेंस हो गया। या आपके पास 10 लोग हैं, आप बोल रहे हैं कि भाई तुमको छोड़ के 9 आ जाओ, तो एक को रिजेक्ट कर रहे हैं ना आप। बात समझ आई सबको? यस। ऐसा नो। और ये करंट का जीरो होना यही से समझ आ जाता है। देखो अगर मैं IC इज इक्वल टू IL कर दूं, सोच के देखो, IC इज इक्वल टू IL कर दूं, तो करंट तो वैसे भी जीरो हो जाएगा ना सर्किट में। और कमाल की बात यह है कि जब मैं IC लिखना चाहता हूं तो बेसिकली मैं यही लिखूंगा ना, EC डिवाइडेड बाई XC। और IL अगर मैं लिखना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा EL डिवाइडेड बाई XL। अब E फैक्टर तो दोनों के लिए सेम है, बचा क्या, XL और XC को तो सेम करना है। तो करंट खुद ब खुद सर्किट में जीरो हो जाएगा। जैसे अक्सर हम मोबाइल नंबर ब्लॉक करते हैं किसी का, तो उस वक्त हम क्या कर रहे होते हैं कि भाई सारे कॉल आ सकते हैं लेकिन ये फला फ्रीक्वेंसी का मोबाइल नंबर ब्लॉक नहीं आएगा हमको। करते ही नहीं करते हम ऐसे। तो दीज आर सम एग्जांपल्स थ्रू व्हिच वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पैरेलल सर्किट कैसे काम करेगा। इनफैक्ट ये भी काफी यूजफुल है टीवी में, रेडियो सेट्स में, ट्रांसमिशन सिस्टम्स में। ट्रांसमिशन सिस्टम्स में दोनों इंपॉर्टेंस रखते हैं कि हम कभी कभी एक्सेप्ट करना चाहते हैं और कभी कभी रिजेक्ट करना चाहते हैं। गेटिंग इट राइट? और दोनों के लिए फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो एग्जैक्टली सेम है, और दोनों की कंडीशन भी एग्जैक्टली सेम है। फिर फर्क कहाँ है? कहाँ है फर्क, बता सकते हैं? यस, कहाँ फर्क है? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सेम, XL इज इक्वल टू XC, कंडीशन सेम, फर्क कहाँ है? फर्क ये है कि एक सर्किट में हमने पैरेलल में अरेंजमेंट्स कर रखे हैं L और C के, और दूसरे वाले सर्किट में हमने सीरीज में अरेंजमेंट्स कर रखे हैं। ये बात अच्छे से समझ में आ गई सबको? यस। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स हैं तो जरा तेजी से इन न्यूमेरिकल्स की तरफ आते हैं हम लोग। लेट्स कंटिन्यू, थोड़ा फटाफट सॉल्यूशन बनाएंगे आप लोग। A coil of resistance 5 ohm and self-inductance 0.2 is connected in series with a variable capacitor of 30 volt 50 hertz. Okay, 30 volt 50 hertz supply. At what value of capacitor resonance will occur? देखो बेटा, फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज, हमको खाली रेजोनेंस निकालना है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2 पाई अंडर रूट LC, दैट्स इट। गिवन फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट L का वैल्यू कितना, 0.2, ये पॉइंट टू। रहा। तो L है 0.2 इंटू ये C आपको निकालना है, इसका स्क्वायर करें आप। बस फटाफट सॉल्यूशन बनाते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं। दैट विल बिकम 2500 इज इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर इंटू 0.2 इंटू C। पाई स्क्वायर इज नियर अबाउट 10, पाई स्क्वायर 10 होता है, ठीक है। सो 2500 पाई स्क्वायर अगर 10 मान लिया जाता है तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 विल बिकम 2, 2 इंटू 4 8, 8C। तो आपका आंसर बिल्कुल क्लियर है, C इज इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 2500। चलें बता दें क्या आंसर आता है। आई पुट नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। क्या बना इसका आंसर? 0.5 इंटू 10 पावर -4। 0.5 इंटू 10 पावर -4, तो ऐसे करते हैं 50 इंटू 10 पावर -6। कैपेसिटर है तो फेरेड, देयरफॉर फाइनली हम कहेंगे 50 माइक्रोफेरेड। ओके। और ये चीजें प्रैक्टिकली हम लोग हमारे घरों में यूज करते हैं। हाँ, सर्किट थोड़ा सोफिस्टिकेटेड होता है, ऐसा नहीं, इतना सिंपल नहीं होता है जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, और बहुत सारी चीजें इसमें अटैच की होती है। लेकिन ये जो सर्किट मैं आपको समझा रहा हूँ, ये थ्योरी समझने के लिए बिल्कुल इसका एक बेसिक मॉडल जिसे हम कहते हैं वो होता है। बट ये चीजें हम लगातार यूज कर रहे होते हैं।
एक सीरीज एलसीआर सर्किट है, रेजिस्टेंस 300 है, कैपेसिटेंस 0.2 माइक्रोफैराड है और इंडक्टेंस 8 मिली हेनरी है। इंपेडेंस निकालने के लिए कह रहे हैं एट रेजोनेंस एंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब इसने इंपेडेंस निकालो बोला, वो भी कब निकालना है? इंपेडेंस कौन सी हालत में निकालना है? रेजोनेंस में। जब रेजोनेंस हो रहा है। बेटा जब रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है ना, एट रेजोनेंस इंपेडेंस Z इज इक्वल टू व्हाट? आर। R। दैट्स इट। ये तो थियरी की बात है ना अच्छे से। अब फर्दर कैलकुलेशन है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालना है। सो वी हैव आवर फॉर्मूला रेडी, 2 पाई अंडर रूट में LC। सो लेट्स कंटिन्यू। 1 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू रूट में चलेगा अब ये सब कुछ, 0.2, 10⁻⁻6 एंड 8 मिली हेनरी है तो 10⁻⁻3। अब ये मैं आपको छोड़ देता हूं, ये कैलकुलेशन पूरा करके आप इसका आंसर निकाल लें। कर पाएंगे इतना? यस। ओके, लेट्स टेक द नेक्स्ट वन। A radio can be tuned over a frequency range of 800 kilohertz to 1200 kilohertz. If an LC circuit using an inductance of 0.2 millihenry is used for tuning, then what must be the range of capacitor? कैपेसिटर कहां से कहां तक का रेंज का हमको इस्तेमाल करना है? तो सिंपल बात है, ये जो फ्रीक्वेंसी है हम इसको पहली फ्रीक्वेंसी मानेंगे, इसको मानेंगे फ्रीक्वेंसी नंबर 1, और ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है हम इसको मानेंगे फ्रीक्वेंसी नंबर 2। ये L का वैल्यू हो गया। अब हमें C1 C2 निकालना है, तो काफी आसान है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी नंबर 1 इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट में LC1, और इसी तरीके से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी नंबर 2 1/2 पाई अंडर रूट में LC2। पहली फ्रीक्वेंसी मेंशन करें आप यहाँ पे 800 किलो हर्ट्स है, देखें ध्यान दें वहां पे, तो 10⁻³ इज इक्वल टू, ये हो जाता है 1/2 पाई अंडर रूट में L, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये है 0.2 इंटू 10⁻³ इंटू C। इसको सॉल्व करने पे आपको C का आंसर फैरेड में मिल जाएगा। इसी तरीके से आप सेकेंड ऑर्डर भी यहां पे सॉल्व कर लें, तो दैट विल बी 2 पाई। एल का वैल्यू वही इस्तेमाल करना है, इसमें कोई चेंज नहीं है, दैट इज 0.2 इंटू 10⁻³ इंटू C। तो इनफैक्ट C2, और यहां मुझे पहले केस में लिखना चाहिए C1, सॉरी फॉर दैट। तो ये हो जाएगा C2 इज इक्वल टू, कैलकुलेशन पूरा कर लें और ये फैराड में निकालें, तो फिर हम ये रेंज प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इन फ्रीक्वेंसीज को कंट्रोल करने के लिए हमें कैपेसिटर का भी जो रेंज है C1 से लेके C2 फैराड तक रखना पड़ेगा। आ रहा है बच्चा समझ? यस। ओके, चलिए एक और देखते हैं। अब मैं कुछ रैंडम क्वेश्चंस भी यहां पे लूंगा, LCR सर्किट वाले, अलॉन्ग विथ रेजोनेंस। कुछ एक रैंडम क्वेश्चंस पर भी बात करते हैं। इन LCR circuit the capacitance is made 1/4 when in resonance, then what should be the change in inductance so that the circuit remains in resonance? काफी आसान है। देखो अगर रेजोनेंस हो रहा है तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आप कह सकते हो 1/2 पाई अंडर रूट में LC। ठीक हो गई बात? हम्म। अब कैपेसिटर हमने कितना कर दिया? 1/4। 1/4, यानी कि डिवाइडेड बाई 4। तो इसको रेजोनेंस में मेंटेन करने के लिए मुझे इंडक्टर क्या करना पड़ेगा? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स। तभी तो 4 4 कटेगा, फ्रीक्वेंसी जूं की तुम बनी रहेगी। हम्म। है ना समझ में? यस। ओके, चलें ये भी एक क्वेश्चन देख लें। बड़ा ही आसान सा है, ये तो होमवर्क में ही करना है आपने, या जब तक मैं अगला क्वेश्चन ले आता हूं आप इसको सॉल्व कर लें, बता दें क्या आंसर है इसका, अप्रोक्सीमेशन में बताना है।
कितना आया आंसर इसका? यस, 1/2 पाई अंडर रूट 10 मिली हेनरी, यानी कि 10⁻⁻²। 100 माइक्रो फेरेट, यानी कि 10⁻⁻⁴। -6, 100 की वजह से 2 जीरो कम हो गए। -4 -2 मिला के -6 बाहर आया, +6, सॉरी बाहर आया -3, -3 ऊपर गया +3, यानी कि ओवरऑल बना 100/2 पाई, सॉरी 1000/2 पाई। ठीक है, अब 1000/2 पाई क्या हो सकता है? अप्रोक्सीमेट की अगर हम बात करेंगे तो क्या हम इसे 1 किलोहर्ट्ज के आसपास ले लें? 159. 59. 159, इट्स 160. जस्ट 159 हर्ट्ज। हाँ तो सॉरी फॉर दैट, 160 लेना पड़ेगा फिर। हाँ, बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन भी नहीं करना है, 160, सो दैट विल मैच। अब ये तो ओरल क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 तो ओरली होना चाहिए, ओरली एकदम। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई अंडर रूट में LC। अब C को हमने किया 2C, तो L को क्या करें ताकि Resonance maintain. रेजोनेंस मेंटेन हो? अब C को L 2C by कर दिया, तो 2 काटने के लिए क्या करें? L by 2. L/2। आर यू गेटिंग इट राइट? Yes. ओके, आइए कुछ और क्वेश्चंस भी देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा जनरल है, रेजोनेंस पर नहीं है, जनरल रेफरेंस पे क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करके ही सॉल्व करें। पावर फैक्टर फॉर एन RL सर्किट इज 1/√2। पावर फैक्टर 1/√2 है RL सर्किट में, ख्याल रहे ये RL सर्किट है, सीरीज ही मान के चलेंगे। अब वो कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ AC हमने अगर डबल की तो फिर नया पावर फैक्टर क्या होगा? अब काफी इंपॉर्टेंट बात है। देखो, RL सर्किट का मतलब है कि हमारे पास एक रेजिस्टर है और एक इंडक्टर है बस, और फिर यहाँ पे जो भी पावर सोर्स आपने जोड़ा AC का। अब देखो रेजिस्टेंस क्या करेगा, तो वो EMF और करंट को साथ साथ रखेगा, ठीक है, I और ER। और इनफैक्ट इसी लाइन पे आप R भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन इंडक्टर क्या करेगा? करंट के मुकाबले में वो EMF को लीड कराएगा। और इसी लाइन पे तुम एक्सेल भी लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, करेक्ट है बात। फेज डायग्राम बना रहा हूं बेटा मैं इसकी। Yes. तो नेट वैल्यू ऑफ EMF अगर मैं निकालता हूं, नेट वैल्यू, तो क्या नेट वैल्यू यहां आ जाएगी, और एक फेज डिफरेंस कह लीजिए यहां पे आ जाएगा ये नेट वैल्यू। अब करंट सिचुएशन में हमें ये बताया जा रहा है कि ये जो फेज वैल्यू है ये 45 डिग्री है। Yes. हाँ बोलेंगे सर 45 कैसा हुआ? तो बेटा उसने बोला ना पावर फैक्टर। ये क्या होता है पावर फैक्टर? पावर फैक्टर तो cos फाइव होता है। अगर cos फाइव 1/√2 है, cos फाइव वन अगर 1/√2 है, तो इसका सीधा मतलब यही तो निकलता है कि फाइव वन का वैल्यू क्या है? यस, 45. 45। अच्छा, अब इसका एक और मतलब निकलता है, देखो मैं लिखने जा रहा हूं, आप सोचो जरा इस पे मैंने सही लिखा कि नहीं। इसका एक और मतलब ये निकलता है कि XL = R। Yes. क्या कहते हो? क्योंकि अगर ये एंगल 45 हो गया तो दोनों कंपोनेंट वेक्टर्स इक्वल होने चाहिए, तभी तो 45 हो सकता है ये, है ना? Yes. अब इसने आगे क्या किया, इसने फ्रीक्वेंसी को डबल किया, फिर आप पूछ रहा है नया पावर फैक्टर क्या होगा।
तो हमको यहाँ पे अपना जो एक थॉट प्रोसेस है वो चलाना पड़ेगा कि फ्रिक्वेंसी डबल करने पे हमें किन चीजों पे फर्क पड़ता हुआ नजर आता है। तो रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं है, करंट पे कोई फर्क नहीं है, आई में से इन दैट केस ईआर पे कोई फर्क नहीं आएगा इन दैट केस। ठीक है ना, इस हिसाब से फेजर डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन एक्सेल चेंज हो जाएगा बेटा, क्योंकि जो एक्सेल होता है ना वो होता है एल ओमेगा। तो एक नया एक्सएल डैश आ जाएगा जिसमें लिखना पड़ेगा एल टाइम्स ऑफ 2 ओमेगा। क्या कहते हो? Yes. So which in alternative can be written as XL dash is equal to 2L omega means XL dash is equal to 2 Yes. times of XL। तो ये फर्क पड़ा, ऐसा नो। अब फेजर डायग्राम में इस तरफ कोई चेंजेस नहीं है, ये तो अभी भी आर है, ये आर में पिक कर रहा हूं डायरेक्ट। समझो बात को, ठीक है? हाँ या ना, जल्दी जल्दी बोलो। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। Yes. या चलो इधर आय है, ई आर है और आर है, अब तो मान जाओ। करेक्ट है। Yes. लेकिन ये जो एक्सएल है अब ये बढ़ गया, ये दुगना हो गया। एक्सएल डैश, ईएल डैश। समझे नहीं Yes. समझे? को दुगना हो गया। अरे हाँ या ना? तो बेसिकली फर्क किस पे नहीं पड़ा? R आर पे. पे। और एक्सएल डैश पे तो फर्क पड़ गया। अच्छा, अब नेट वैल्यू अगर मैं निकालता हूं, देखो तो नेट वैल्यू यूं आएगी इसकी, ये नेट वैल्यू आएगी। अब मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखता हूं डायरेक्ट। क्या इधर जेड आ जाएगा? ई के साथ जेड होता है ना यार, समझो बात हम्म. को। ई को जो रिजेंबल करने वाली चीज होती है तो जेड होती है। अरे हाँ या ना, जल्दी जल्दी बताओ बात। Yes. तो यहां हो सकता है कोई नया फेज आ जाए फाई टू, तो मुझे लिखना पड़ेगा कॉस ऑफ फाई टू, नया पावर फैक्टर। क्या लिखूंगा मैं? आर बाई जेड। समझे नहीं समझे? हम्म. हाँ, अब जरा जेड लिख के बताओ क्या होगा। जेड लिख के बताओ, Under या root R इनफैक्ट square. जेड डैश, चलो जेड डैश। तो क्या अंडर रूट में R square plus आर X स्क्वायर plus प्लस Z. एक्सएल डैश का स्क्वायर। Yes. करेक्ट है। बट व्हाट इज एक्सएल डैश? 2XL. हाँ, तो cos फाई टू विल बिकम इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय, ये हो गया अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ एक्सएल का स्क्वायर। क्या कहते हो? Yes. बट व्हाट इज एक्सएल? R. प्रीवियस केस में एक्सएल प्रूव हो चुका है, आर। ये देखो यहाँ प्रीवियस डेटा के हिसाब से तो हमें पता चल चुका है आर है वो। तो हम्म. इस एक्सएल को हटा के अगर मैं आर लिख दूं यहाँ पे, तो कैलकुलेशन कैसे कंक्लूड होगा मेरा? कॉस ऑफ फाई टू इज इक्वल टू ये आर हो गया डिवाइडेड बाय, क्या अंडर रूट में डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे 5 r स्क्वायर। Yes. अब आर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, कट गया, 1 upon root 5. तो आंसर आएगा 1/√5। दैट इज एन एक्सपेक्टेड आंसर इन दिस केस। आया सबको समझ में क्वेश्चन? Yes. ओके, we go by this question, sorry this option then। अब इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चन भी हैं, जैसे ये नोट कर लें आप। The power factor for an AC circuit changes from 1/2 to 1/3। तो पावर फैक्टर चेंज किया, तो परसेंटेज इंक्रीज इन द इम्पिडेंस क्या होगा? अब हो सकता है कि जो पहले वाला पावर फैक्टर है आपका, आप उसे लिख लें cos फाई वन इज इक्वल टू 1/2, एंड जो सेकंड वाला पावर फैक्टर है cos फाई टू, आप इसको लिख लें 1/3। अब बेसिकली तो ये होता है ना, ये R डिवाइडेड बाय लेट्स से Z1 इज इक्वल टू 1/2,
एंड ये होगा R डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू 1/3। अब R तो चेंज नहीं किया यहाँ पे, खाली इंपिडेंस के रेफरेंस में Z ही चेंज हुआ है, और वो भी फ्रीक्वेंसी चेंज करने की वजह से चेंज हुआ होगा U में से। ठीक हो रही है बात? तो हम नोट करेंगे यहाँ पे कि Z1 का जो वैल्यू है ये पहली बार हमको मिल रहा है 2R पहली सिचुएशन में, जबकि Z2 का वैल्यू हमको अगली सिचुएशन में मिल रहा है 3R। यस। अब किसी भी चीज का परसेंटेज चेंज हम लोग कैसे निकालते हैं? Z2 minus Z1 upon Z1. यस, सिंपल। Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z1 मल्टीप्लाइड बाय 100। न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू, नया वैल्यू माइनस पुराना वैल्यू डिवाइडेड बाय पुराना वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। चेंज बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100। चेंज बाय ओरिजिनल, चेंज बाय प्रीवियस वैल्यू। Yes. आया सबको समझ में? तो Z2 है 3R माइनस 2R डिवाइडेड बाय 2R मल्टीप्लाइड बाय 100। इन परसेंटेज R कट गया, 3 माइनस 2 इज 1, 1/2, 1/2 के हिसाब से देखेंगे तो 50%। गेटिंग इट राइट? Yes. ओके, अब इससे कुछ मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, लेट मी पुट इट अप हियर। कुछ क्वेश्चन मैं पहले ही आपको ले चुका हूं, तो आई डोंट थिंक उस पर मुझे दोबारा बात करने की जरूरत है, बट हाउएवर इन द कमिंग क्लास वी विल बी वर्किंग ऑन इट। हाँ, इस क्वेश्चन पे जरा काम करें आप, इसे सॉर्ट आउट कर लें, ये आपका होमवर्क रहेगा। पावर फैक्टर चेंजेस फ्रॉम 0.5 टू 0.25, व्हाट परसेंटेज द इम्पिडेंस चेंजेस? सो ये 0.5 का मतलब क्या हुआ? 1/2. 1/2, और 0.25 इसका मतलब हो गया 1/4. 1/4। कर सकते हैं सॉल्व? एग्जैक्टली ऐसे ही करें जैसे ये ऊपर वाला पार्ट किया गया है, ठीक है? चलो, अगर हो सकता है तेजी से तो अभी करके दिखाओ। 100%. 100% आ गया 100%। आंसर। यस, सभी का वही आ रहा है Yes. बॉयज? यस। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, यहाँ पे हम लोग रुक जाते हैं। इसमें कुछ और क्वेश्चंस हैं, तो अगली क्लास में उन क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे होपफुली, और इसके साथ साथ फिर एक एलसी ऑसिलेटर सर्किट है, इस पर भी बात करना है। तो आई थिंक couple of more lectures and we will end with this chapter। रुक जाए फिर? Yes.